हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया अध्याय लेकर। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 11th की हिस्ट्री की, है ना। और अब तक हम उसमें 6 अध्याय जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी समरी हम कर चुके हैं। आज हम 7th चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो इसमें हम जो याद रखने योग्य तथ्य हैं वो हम करेंगे, और या फिर इसे हम सार कह सकते हैं कि एक तरीके से जो समरी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलिए मैं इसे शुरू करती हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। मैं शुरू करती हूँ। पॉइंट नंबर 1 देखिए। 14वीं सदी से 17वीं सदी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र में आ रही है वो क्या है? नगर है। क्या है वो? नगर है। नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। कब? 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के अंत तक। और जो है यूरोप का ये ऐसा समय है जब अनेक देशों में, एक नहीं बल्कि अनेक देशों में नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। नगरीय संस्कृति का विकास तेज़ी से हो रहा था। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। नगर कैसी जगह बन गए थे? कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। मुद्रण के आविष्कार से लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों तक छपी हुई पुस्तकें मिलने लगी थी। अब क्या हुआ था कि मुद्रण का आविष्कार हो गया था, जिससे क्या हुआ कि जो दूर दराज के लोग हैं वहाँ तक भी छपी हुई पुस्तकें जो हैं वो पहुँचने लगी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक तरीके का कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो रहा था। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता था। ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि अब जो है व्यक्तियों को धर्म के मामले में जो है थोड़ी सी सहूलियत हो गई थी। व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार धर्म को चूज़ कर पा रहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता हम इसको नहीं कह सकते, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरे अनुमान में ये हमेशा मुश्किल होता है कि धर्म का चुनाव करना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ थोड़ी सी सहज हो गई थी। पश्चिम के रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। क्या हुआ? रोम साम्राज्य जो है, जो इतिहास में अपने आप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसका पतन हो गया था। उसके पतन से क्या है, इटली जो है, इटली का भी पतन एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया वहाँ पर। ठीक है, इसके साथ और क्या हुआ? अब जो है एक नई बात ये हो रही थी कि 12वीं सदी से जब मंगोलों ने चीन के साथ सिल्क मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। तो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनका क्या हो गया? व्यापार जो है उसको बढ़ावा मिला। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुए। 11वीं सदी के पादवा और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुए। तो आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो है विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश का भी आपको पता ही है, हमारे देश में भी विश्वविद्यालय है। तो ये सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ है? इटली में स्थापित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मानवतावाद का जन्म भी इसी समय हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में, मानवतावाद। जब से मानवतावाद आया है, इंसान इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इंसान के बारे में विचार जो है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मैं इसे समझती हूँ। और जब कभी भी आपको टाइम मिले तो इस चैप्टर को प्लीज़ पूरा पढ़िएगा और ख़ास तौर से मानवतावाद पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, मानवतावाद का जन्म हुआ इस समय। फ्लोरेंस के मानवतावादी गिवेनी पिनाडेला मिरेंडोला,
ये इनका नाम है। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये नाम याद रखना है आपको। ने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक की रचना की, याद रखना है आपको, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है, इस पुस्तक की रचना की। मानवतावादियों ने यूरोप के इतिहास के आधुनिक काल का प्रारंभ 15वीं सदी से माना है। क्या कह रहे हैं मानवतावादी ये कह रहे हैं कि जैसे हर देश में जो है आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, हमारे देश में भी हुआ, भारत में भी हुआ, तो ये जो आधुनिक काल का प्रारंभ मान रहे हैं यूरोप में, वो मान रहे हैं 15वीं सदी से। 15वीं सदी में इसका प्रारंभ मान रहे हैं, ठीक है। अरबों ने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा है। कहते हैं ना लोग कि अफलातून आपने सुना होगा, अरस्तु भी आपने सुना होगा, तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये किसने कहा, ये अरबों ने कहा। अरबों ने प्लेटो को अफलातून कहा और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैं आपसे साझा करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे और इस चैप्टर के बारे में भी आपकी एक राय बनी होगी, एक नज़र आपको मिली होगी कि जो बदलती हुई परंपराएं हैं बेसिकली उसमें किसकी बात हो रही है। तो उसमें नगरों की बात हो रही है, मानवतावाद की बात हो रही है ना, नए तरीके की जो है शिक्षा प्रणाली की बात, जैसे कि विश्वविद्यालयों की स्थापना है उसकी बात हो रही है। तो इसके तहत जो है इसमें चीज़ें हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूँगी आपसे एक नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ, जहाँ हम नेक्स्ट लेवल जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।